नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस व्याख्यान में हम धर्मवीर भारती जी के दो अन्य काव्य संग्रहों सपना अभी भी और आद्यंत में संकलित उनकी कविताओं के भाव और शिल्प पक्ष पर बात करेंगे। सपना अभी भी 1959 से लेकर 1993 के कालखंड में सृजित कविताओं का संकलन है। कविताओं की रचना में वर्षों का अंतराल हमें दिखाई देता है और इस अंतराल के लिए स्पष्टीकरण देते हुए कवि ने लिखा है, इस अवधि में तो एक कविता और दूसरी कविता के बीच में कभी कभी तो वर्षों का अंतर आ रहा है। 34 लंबे वर्ष, इन दो वनवासों की समवेत अवधि के बाद भी घर लौट पाता हूँ या नहीं पता नहीं। वो खुद मानते हैं कि जब एक भाव और दूसरे भाव में सृजित कविताओं के मध्य एक बहुत बड़ा समय कालखंड आ जाता है तो उसे पाटना, उस रिक्तता को भरना कहाँ तक संभव हो पाता है, इसके विषय में कवि भी शंकित है। कवि की मनस्थिति, उसके आसपास का वातावरण, पारिवारिक स्थितियों में अब तक बदलाव आ चुका था। जो कवि पहले कन कन तुम्हें जीकर कविता में एक रोमांच से भरा हुआ हमें दिखाई देता है, प्रेम से पगा हुआ दिखाई देता है, वो बाद की कविताओं में गंभीर हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इन कविताओं में कवि का अंतर्मन अपनी पूरी वास्तविकता के साथ, पूरे यथार्थ के साथ उमड़ घुमड़ कर अपने पाठकों पर बरसा है। भारती जी ने लिखा है, अतल गहराइयों तक तुम ही में डूबकर मिला हुआ अकेलापन, अंजुरी भर भर कर तुम्हें पाने के असहनीय सुख को सह जाने की थकन। तुमसे प्रेम करता हूं, पर तुम्हें कितना पा पाता हूं, कितना मेरा प्रेम तुमसे जुड़ पाता है और उस प्रेम को पाकर भी मैं कितना अकेला अनुभव करता हूं, इस बात को केवल मैं ही जान सकता हूं। इस संग्रह की दूसरी कविता एक कविता इलाहाबाद पर तथा बात उस शहर की, इन दोनों ही रचनाओं में कवि का मन इलाहाबाद के प्रति अपने लगाव, अपनी संवेदना को अभिव्यक्त करता है। कवि का प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा, उनका साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र इलाहाबाद रहा था, जिसे छोड़कर कवि को धर्मयुग में संपादक के रूप में कार्य करने के लिए 1962 में बंबई के लिए प्रस्थान करना पड़ा। इलाहाबाद से बंबई आने का उनका सफर न केवल मानसिक रूप से उन्हें थका देने वाला था, अपने परिवार, अपनी जड़ से अलग होने की पीड़ा का भी वे अनुभव कर रहे थे और बंबई आकर वहां के वातावरण के साथ वो एक तादाद में भी स्थापित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जहां प्रयाग में सब उनके अपने थे, जिनके साथ वो अपना सुख और दुख अभिव्यक्त कर पाते थे, अपने मन की बात बड़ी सहजता से कह पाते थे, अपने परिवार के लोगों के साथ थे, अपने मित्रों के साथ थे, वहीं पर बंबई में सब कुछ बेगाना था। भीड़ थी,
लोग थे पर अपना कोई नहीं था, और ऐसे में वो भीड़ का केवल एक अंग बनकर रह गए थे। ये पीड़ा, ये संत्रास, ये अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर घोट रहा था। उन्होंने लिखा है, शाम की हर उदास आहट में कुछ दगाबाज पर बहुत प्यारे दोस्तों के ना भूलते चेहरे किस कदर मुझे याद आते हैं, बेसबब घूमते हुए संग संग उस शहर की निचाट सड़कों पर। कैसे कभी अपने दोस्तों के साथ प्रयाग में घूमने निकल जाता था, उन दोस्तों से अपने मन की बात करता था, और कई बार ऐसे ही किसी भी विषय पर वो बात करने लगते थे। वो अपने दोस्तों के साथ घूमना, उनके साथ प्रेम पूर्वक सड़कों पर विचरण करना कवि को बहुत याद आता है। प्रयाग में भारती जी ने अनेक महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन किया था। वहां उनका समस्त परिवार था, मित्र थे, आत्मीय थे। बंबई में सामाजिक साहित्यिक रूप से यद्यपि भारती जी निरंतर प्रतिष्ठित हो रहे थे, उन्हें एक पहचान मिल रही थी, तथापि उनके हृदय में कहीं ना कहीं एक रिक्तता थी, एक उदासी थी, एक अकेलापन उन्हें हमेशा घेरे रहता था। सन 62 में उन्होंने बहुत ही सहज शैली में अपनी दीदी पर एक कविता लिखी, जिसका शीर्षक था दीदी के धूल भरे पाँव। बहुत सहज रूप में इस कविता में उन्होंने अपनी दीदी को याद किया है। जीवन में अकेले या पराजित होने की पीड़ा उसके जीवन युद्ध के संकल्प को और अधिक दृढ़ करने लगती है। उन्हें लगता है कि यदि जीवन का एक रास्ता बंद हो रहा है तो मैं दूसरे दरवाजे को खटखटाऊं। उनके लिए जीवन को जीना किसी युद्ध को विजय करना जैसा था। तटस्थ जीवन कविता 3 उपशीर्षकों में विभक्त एक महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना के उपशीर्षक में रुक्मी की सेना में नायक सर्वसामान्य द्वारा निरंतर उपेक्षित पात्र रहा है। संपाति उपशीर्षक में संपाति एक विद्रोही पात्र के रूप में उभरा है, और बलराम उपशीर्षक कविता के अंतर्गत बलराम संघर्ष और संकट से यथासंभव बचने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। कवि ने लिखा है, मेरा शांति प्रवचन, कोई मुझे बैरी नहीं, कोई मुझे प्यारा नहीं, मुंह दर मुंह कभी संकट स्वीकारा नहीं। इस संसार में हम प्रकृति से अलग होकर अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। जहां जीवन है वहां प्रकृति है, और ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, क्योंकि प्रकृति हमेशा देना जानती है, हमसे लेती नहीं है। इस संग्रह में भी कवि की प्रकृति परक रचनाएं संकलित हैं। उन्होंने प्रकृति के कोमलतापूर्ण रूप के साथ साथ अपने हृदयगत प्रेमानुभूति को भी अभिव्यक्त किया है, क्योंकि प्रेम भी कोमल है, प्रेम भी उदार है, प्रेम भी लेना नहीं जानता, प्रेम सर्वत्र देना चाहता है। इन कविताओं में सागर पर सूर्यास्त, शेष, चैती 3 टुकड़े कविताओं को उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं।
सपनों के शेष रह जाने के कारण रोमानियत और कवि के मन में जो प्रकृति के प्रति प्रेम भावना है वो कहीं पर भी समाप्त होती दिखाई नहीं देती है। वो लिखते हैं, अध खुले ये व्याकुल ये दो कांपते होंठ, रह रहें जैसे फूल दो पलाश के कटावदार। इस तरह से अपनी रचनाओं में कवि ने प्रकृति का अंकन करने के साथ साथ अपने मन में स्थित प्रेम के भावों को भी लिपिबद्ध किया है। कवि अपने चारों ओर के वातावरण में व्याप्त स्वार्थ को देखकर क्षुब्ध है। वो कहता है कि हमारे अंदर स्वार्थ की प्रवृत्ति आज इतनी प्रबल हो चुकी है कि मानवीय संवेदनाएं, मानवीय गुण, मानवीय मूल्य तिरोहित हो गए हैं, कहीं खो गए हैं। आज व्यक्ति के अंदर सद्भावना, स्नेह, करुणा, प्रेम, त्याग जैसे भाव दिखाई ही नहीं देते हैं। और कवि मानवता के अवशेषों को सहेजने के लिए संकल्पित हो उठता है और इस संकल्प को साधने के लिए उसके पास केवल मात्र एक ही हथियार है, एक ही आयुध शेष रह जाता है और वह है उसकी कविताएं। अतः वे अपनी कविताओं के माध्यम से विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करता है और मृतकों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। जिन कविताओं में कवि मौन है, चुप है, उनमें भी निरंतर हम एक आक्रोश को देखते हैं। मौन में भी अभिव्यक्ति की बहुत बड़ी क्षमता होती है। इस तरह की कविताओं में पर्व, मुनादी, पुराना किला, एक नवागंतुक, तीन आत्मकथ्य, क्या फायदा इत्यादि कविताओं को उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं। कवि के अंदर अदम्य जीवशा है। वो दुनिया को बदल देना चाहते हैं। उनके अंदर आकांक्षा है, कुछ कर गुजरने का हौसला है और वो ये मानते हैं कि जब तक वो अपने हिस्से का कर्म नहीं कर लेते, जब तक वो समाज को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं कर लेते, तब तक वो चुप नहीं रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। उन्होंने लिखा है, कविता ही वह संजीवनी है जो सुकुमार संवेदनाएं जगाकर अंतर जगत को मानवोचित कर मूर्छित मानव मूल्यों को फिर से प्रतिष्ठित कर सकती हैं। कवि का मानना है कि हम सबके अंदर मानवीय मूल्य अभी भी हैं, पर केवल सुषुप्त हो चुके हैं, सोए हुए हैं। उन्हें जगाने की आवश्यकता है, उनको झंझोड़ने की आवश्यकता है और ये काम वो अपनी कविताओं के माध्यम से बखूबी कर सकते हैं। इस संग्रह की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा सहज, सरल, सांकेतिक है। संस्कृत की गरिमामय भंगिमा से युक्त इन भाषाओं को हम जब पढ़ते हैं तो अगहन की कोहरीली भोर हो या उर्दू की छटा से युक्त यह भी अदा थी एक मेरे बड़प्पन की कविता हो, शब्द, अनुभूति और लय का आकर्षण हमें पूरी कविता में दिखाई देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस संग्रह की कविताओं में कवि कविता दर कविता
निखरता हुआ हमें दिखाई देता है। धर्मवीर भारती का अन्य कविता संग्रह है आद्यंत। धर्मवीर भारती का सपना अभी भी काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित हो चुका था। 4 दिसंबर 1997 को उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया था। उनकी कुछ यौवनावस्था की और कुछ युवावस्था की कविताएं अप्रकाशित रह गई थीं। ऐसे में आद्यंत आदि से लेकर अंत तक की कागजों के बीच से खोजी गई कविताओं का 3 खंडों में संकलन है, जो कवि के निधन के उपरांत उनकी पत्नी सुषमा भारती ने प्रकाशित कराया था। पुष्पा भारती की स्वीकारोक्ति है। सन 1980 के आसपास का समय था जब उनके यत्र तत्र रखे कागजों को संभालते रखते वक्त मुझे एक छोटी सी डायरी मिली, जिसमें बैंगनी रंग की स्याही से मोती जैसे अक्षरों में लिखी कविताएं थीं। कई बार इन्हें छपाने की बात सोची, पर अन्य कामों के कारण, जीवन में व्याप्त अत्यधिक व्यस्तता के कारण इनका छपना मुलतवी होता गया। अब जब कवि की वाणी पर विराम लग चुका है, तो सोचा आदि और अंत के दोनों सिरों को जोड़कर एक वृत्त पूरा कर दिया जाए। सो प्रस्तुत है यह आद्यंत। 1940 से लेकर लगभग 50 तक की रचनाओं को समेटे आद्यंत के प्रथम खंड में अधिकांशतः कविताएं रोमानियत, मस्ती, अल्हड़ता से युक्त हैं। पुष्पा भारती ने इस संदर्भ में लिखा है कि सन 1935 में छपी थी हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला और देखते ही देखते खूब लोकप्रिय हो गई थी। यही वह समय था जब भारती जी का कवि मन अभिव्यक्त होने के लिए आकुल हो उठा था। उसी उम्र में लिखी गई कुछ कविताएं बच रही थीं। भारती जी ने इस समय लिखा है, दोनों नैनों में प्यार की शराब भर, जिंदगी के प्यालों के सूखे होठ सींचता। खंड 2 में परिपक्वावस्था की कविताएं संकलित हैं। इस समय तक भारती जी की अनेक कहानियां, निबंध, समीक्षाएं, उपन्यास, एकांकी इत्यादि प्रकाशित हो चुके थे। वे साहित्य जगत में लोकप्रिय हो चुके थे और मील का पत्थर साबित हो चुके थे। यहीं पर उनकी प्रौढ़ कृति अंधा युग भी पाठकों के मध्य अपना स्थान बना चुकी थी। इस समय की कविताओं के विषय में पुष्पा जी का कहना है कि धर्मवीर भारती की कलम का यह अलग सा मीठा मीठा जादू था, जिसे इस संकलन में शामिल करने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रही हूँ। दूध की नन्ही नन्ही दंतुली चमकती शिशु की भोली भाली मुस्कान सरीखी कच्ची कविताओं और बिल्कुल अंतिम वर्षों की प्रौढ़तम रचनाओं के बीच एक सुखद अंतराल देंगी ये कविताएं। इस प्रकार से 2 छोरों में लिखी गई कविताओं को इस संग्रह में बखूबी बहुत सुंदर ढंग से पुष्पा जी ने संकलित किया है। इस संकलन के तीसरे और अंतिम खंड में जीवन की सांध्य बेला में रचित भारती जी की अपने और पुष्पा भारती के जन्मदिन पर सृजित 4 कविताएं संकलित हैं। अनुभूति की सघनता,
भावावेग, कल्पना की सतरंगी चित्रावलियां, लोक चेतना, राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक निष्ठा के साथ साथ मानव मात्र के प्रति सौहार्द की भावना से युक्त कवि के काव्य की आधारभूत विशेषताओं को हम इन कविताओं में बखूबी आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार से जब हम उनकी इन रचनाओं को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि आद्यंत में जहां आदि से अंत तक जो छोटी छोटी कविताएं उनकी प्रकाशित होने से रह गई थीं, जिन्हें उन्होंने एक तरह से कमरे के एक कोने में रख दिया था, भूल गए थे, उन्हें उनके जीवन के अंत में अपने पाठकों के साथ पुष्पा जी ने साझा किया। और इस तरह से उनकी इन कविताओं के माध्यम से पुष्पा जी के प्रति उनके प्रेम को हमें पता चलता है कि व्यक्ति अपने जीवन के में आने वाले छोटे छोटे अवसरों को भी, उन अवसरों में अपने भावों को, जैसे उन्होंने पहले भी अपनी रचनाओं में कहा है कि कवि के पास एकमात्र अस्त्र अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कविता होता है। इसलिए अपने जन्मदिन पे जो उनके विचार थे, जो भावनाएं थीं, और जो पुष्पा जी के जन्मदिन पर उनके अंदर उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति आदर की भावनाएं थीं, उसे उन्होंने कविता में पिरो कर रखा। इन कविताओं के बीच से गुजरता हुआ इनका पाठक कवि के मन में जो निरंतर उथल पुथल मचता रहा, उनके जीवन में जो स्थितियां आईं, उनके जीवन में जिन परिस्थितियों ने, परिवार ने, आगे के समाज ने, जिन समस्याओं ने उन्हें घेरा और उन समस्याओं का उन्होंने किस प्रकार से समाधान निकालने का प्रयास किया, या किस तरह से वो जीवन को एक युद्ध का रूप देने लगे थे और वो ये मानते थे कि ये युद्ध मुझे जीतना ही जीतना है। उन्होंने जिस तरह से कर्म पर विश्वास दिखाया, ये सब कुछ हम उनकी कविताओं के माध्यम से समझ सकते हैं। उनकी कविताओं में अगर शुरू में रोमानियत दिखाई देती है, उमंग दिखाई देता है, उत्साह दिखाई देता है, अपने प्रेम को पाने की एक बेचैनी दिखाई देती है, वहीं कालक्रम के साथ बढ़ते हुए उनकी रचनाओं में परिपक्वता हमें दिखाई देती है। और ये परिपक्वता केवल भाव की दृष्टि से नहीं है, केवल विषय की दृष्टि से नहीं है, उनकी भाषा में भी हमें सहजता दिखाई देती है, सरलता दिखाई देती है, एक प्रकार की सांकेतिकता दिखाई देती है, शब्दों के चयन में प्रौढ़ता दिखाई देती है। और वो अपने ऐसा नहीं लगता कि उनकी कविताओं को पढ़कर आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं सोचने के लिए विवश होते हैं, ठहर कर उसे मनन करने के लिए विवश होते हैं और आगे बढ़ने के लिए वो एक आपको प्रेरित करते हैं। वो ये मानते हैं कि व्यक्ति के मन में जो भावनाएं उथल पुथल कर रही हैं, वो अपने मन में अपने परिवेश को देखकर जो अनुभव कर रहा है, कवि उसे कविताओं के माध्यम से साझा करता है। इसी प्रकार से वो अपने युग को, अपने समाज को, अपने समाज में रहने वाले व्यक्ति को भी अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करता है, प्रेरित करता है और आगे बढ़ने का अवसर देने का प्रयास करता है। उनकी इन कविताओं के माध्यम से हम कवि के विचारों से एक प्रकार से तादात्म्य स्थापित करते हैं। हर जगह कवि आक्रोश में दिखाई नहीं देता, कहीं कहीं वो बीच बीच में चुप हो जाता है, मौन धारण कर लेता है,
अपने पाठकों को सोचने के लिए विवश करता है, जैसे पर्व कविता या नवागंतुक कविता या तीन आत्मकथ्य कविताएं। इस प्रकार की कविताओं में जहां वो थोड़ा बहुत मौन साथ लेता है, वहां भी पाठक को आंदोलित करता है। पाठक सोचने के लिए विवश हो जाता है कि आखिर कवि उसे किस दिशा में लेकर जाना चाहता है, और यही किसी भी कविता या कवि की सार्थकता कही जा सकती है। कवि अकेला नहीं है, वो समाज से अलग रहकर नहीं चल सकता, और जब वो समाज से अलग नहीं होता तो समाज का जितना भी समस्याएं हैं समाज में व्याप्त, वो भी उसे प्रभावित करती हैं, और ये सब हम उसकी कविता के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। इसी तरह से कवि जो मानवीय मूल्य आज खो चुके हैं, जो आज कहीं सोए हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी इस समाज को आवश्यकता है, उनको भी जगाने का प्रयास करता है। वो कहता है कि आज स्वार्थ इतना प्रबल हो चुका है कि हम संवेदनाओं को भूल चुके हैं, हम प्रेम को भूल चुके हैं, करुणा को भूल चुके हैं। इसे जगाने का कर्म, इसे जगाने का काम भी कवि को ही करना है, और वो कैसे कर सकता है? अपनी कविताओं के माध्यम से कर सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि अपनी इन काव्य संग्रहों की कविताओं के माध्यम से कवि ना केवल खुद एक युग को जी रहा है, एक कालखंड को जी रहा है, वो अपने पाठकों को भी अपने साथ साथ उस काल में प्रवेश करा रहा है, अपने साथ साथ समय को जिरा रहा है, और यही इस कवि की और इस कविताओं की सार्थकता है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अपने अगले वक्तव्य में हम कवि की अन्य कविताओं संग्रहों, जिसमें उनके अंधा युग है, कनुप्रिया है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।